हमारे ओपन मीडिया नेटवर्क चैनल से जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ओपन मीडिया के अकाउंट द्वारा सोशल मीडिया के साथ लिंक कर सकते हो। वेबसाइट URL openmedian.com पर जानकारी प्राप्त कर सकते हो। स्क्रीन पर दिए गए बेसिक कॉल के नंबर पर या हमारे ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। साथियों, आपके साथ में एक सवाल होगा हर बार आपके पास कि ये जिक्र जो हम करते हैं कारेंग घोटाला, और ये कारेंग घोटाला क्या है और क्यों होता है ये कारेंग, क्या क्या तर्क है इसमें, क्या ये वाकई में एक बड़ी स्तर में घोटाला है या फिर ये एक ऐसे ही रिझाने के लिए या फिर कुछ अलग तरीके से किसी को सताने के लिए जो कहा किया जा रहा है, कुछ एक असमंजस पैदा करने के लिए बताया जा रहा है। तो उस तर्क के लिए हम बात करते हैं कि क्या है कि 2018 से लेकर 2019 तक और अभी जो चल रहा है 2020, यहाँ तक हम लोग ने अभी बहुत सारे केसेस के ऊपर हम लोग ने वर्कआउट किए, बहुत सारे पॉलिसीज़ के ऊपर वर्कआउट किए, बहुत सारे तर्क और उनके कुतर्क के ऊपर हम लोग ने काम किए और ऐसे करते हैं चलते ही हमने जब इसका एक पूरा ब्यौरा इकट्ठा कर लिया, और ये ब्यौरा इकट्ठा करने के बाद में जब ये स्कैम के ये जो घोटाला है, इस घोटाला के बारे में हमने जब जान लिया, तो हमने इसके बारे में कंप्लेंट्स दिए हैं, मतलब राज्य सरकार के द्वारा या फिर डिपार्टमेंट के द्वारा, अलग अलग डिपार्टमेंट को। तो उस चर्चा में मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा कि आज के दिन में कि क्यों नहीं करते हैं वो, पर अब क्यों नहीं करते हैं, जिस घोटाले के बारे में जब हम लोग जिक्र करते हैं या फिर जब कोई कंप्लेंट होता है कुछ उच्च स्तरीय अधिकारी पर या फिर उसी से रिलेटेड के कई और अलग अलग डिपार्टमेंट में या फिर एक राज्य स्तर में, फिर भी उस शिकायत का कोई तर्क नहीं होता, उस शिकायत का कोई निराकरण नहीं किया जाता है या उसको तवज्जो नहीं दी जाती है। तो ये तो आम सिलसिला है, आम बात तो होती रहती है, ये तो सभी को पता है। पर इसी सिलसिले में जब हम लोग ने इस चीज़ का पूरा कंपाइल किया, हमने जब मध्य प्रदेश के कुछ 11 डिस्ट्रिक्ट्स के यानी 11 जिलों के हमने कुछ डिटेल्स करवा कर, और उस डिटेल्स को हमने कंपाइल करके जब हमने देखा, जो पिछली बार हमने आपको बताया था कि किस तरीके से एक कार में एक वर्कर के साथ में दूसरा वर्कर, यानी कि एक एम्प्लॉयर के साथ में दूसरे एम्प्लॉयर के साथ में किस तरीके से भेदभाव किया जाता है, उनका डेटा, उनका सर्विस कैसे खाया जाता है, उनका पे स्केल मतलब किस तरह से कम किया जाता है। हालांकि वो जो पिछली बार का जो सेशन था, वो सेशन पूर्णतः स्वरूप में नहीं था, क्योंकि उसके और भी बहुत सारे डिटेल्ड रिपोर्ट और भी तय करना है, और वो हम आगे आने वाले दिनों में करेंगे। पर एक तयशुदा मामलों के हिसाब से हमने इस मामले को हमने एक पूरा डिटेल कंपाइल करके, जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के जो जिला स्तर में जो कंप्लेंट्स हैं, उनको जब हमने राज्य सरकार को ने कुछ किया नहीं, तो उस पर हमने उस चीज़ को आगे सेंट्रल लेवल में लेकर गया, क्योंकि सेंट्रल लेबर कमीशन यानी कि राष्ट्रीय श्रमिक आयोग, श्रम आयोग, उनके पास दिया गया। तो 3 अक्टूबर 2019 को हमने जब ये कंप्लेंट दिया था, कंप्लेंट हमने उनको उसके पहले दिया था, पर उसके बाद उन्होंने हमको एक रिप्लाई दिया। जब हमने पहले तो उन्होंने इसको इनकार कर लिया कि नहीं, हम ये इसमें कोई वजूद नहीं है, कोई कुछ है नहीं, तो उनको समझ में नहीं आया। तो जब समझ में नहीं आया तो वो तो नेचुरल है, वो तो कि किसी के समझ में आता ही नहीं, क्योंकि लाना भी नहीं चाहते। लेकिन जब हमने उनसे पूरा ढांचा और पूरा ब्यौरा बताया, और उनको एक शीट में इतनी अच्छी तरह से हमको समझाया कि किस तरह से ये वर्क है, तो उन्होंने उस शीट के हिसाब से ही उन्होंने कहा कि ये वहाँ की जो फिर क्या, क्योंकि ये
ये चला जाता है अपना वहाँ के चीफ लेबर कमिश्नर, डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर रमेश तेरू जी जो है वहाँ के सेंट्रल लेबर कमीशन के। तो उन्होंने उस चीज़ पर तवज्जो देते हैं, उन्होंने कहा कि ये पब्लिक ग्रीवेंस है जो कंप्लेनेंट के द्वारा दिया गया है, और ये खुद अपने आप में ये जो वर्कशीट है या फिर ये जो कंपाइलेशन, ये जो डिटेल्स हैं, ये खुद अपने आप में एक एक तयशुदा एक ग्रीवेंस है। और ये ग्रीवेंस एक्चुअली इस मोटा पूरे बतौर एक ढांचे को समझकर उन्होंने उस पर कहा कि अर्ली एक्शन हैज़ टू बी टेकन इन द मैटर। तो अर्ली एक्शन यानी कि इमीडिएटली और तुरंत इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और इसी के ऊपर हम लोग ने फिर बाद में उन पर चर्चा की और उन पर उनको बहुत कुछ बताया कि ऐसे सब है। तो वो तवज्जो में लेते हुए उन्होंने उस चीज़ को लिया और उन्होंने उसी चीज़ को फिर राज्य सरकार को फिर से सॉल्व किया। हालांकि मुझे ये समझ में नहीं आया अब तक कि जब ये मामला अगर बहुत सारे लोगों का मामला होता है तो ये बहुत सारे लोगों का मामला होने के बावजूद भी इसे ट्रिब्यूनल लेवल में, राज्य के ट्रिब्यूनल लेवल में या फिर सेंट्रल के भी ट्रिब्यूनल लेवल में जो उनके पास जो पावर है वो पावर में वो ले सकते थे, पर लिया नहीं गया। हालांकि इस चीज़ पे हम अभी कोई ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं करते, लेकिन राज्य स्तर में भी जो होना चाहिए था वो राज्य स्तर में भी कुछ नहीं हुआ। तो 3 अक्टूबर से लेकर तकरीबन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक हम लोगों ने इस चीज़ को फॉलो करते, राज्य में इस चीज़ को फॉलो करते हुए हम लोगों ने देखा कि शायद इसका कोई ना कोई तो एक प्रतिक्रिया वहाँ से हमको मिलेगी, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। क्योंकि प्रतिक्रिया नहीं मिलने का वजह क्या है ये आज तक समझ में नहीं आया। पर जब इस बारे में हमने चीफ सेक्रेटरी को भी लिखा है, फिर हमने इस बारे में लेबर कमिश्नर को भी कुछ बात की, सब बात करते हुए उनको पूछा कि क्या है, तो वो भी जब ज़्यादा कुछ तवज्जो नहीं दिए और पता भी नहीं। लेबर कमीशन के ऑफिस में तो कोई ना कोई फ़ोन उठा, कोई जवाब नहीं मिलता है ना। तो पर्सनली जाकर जब इंदौर जाते हैं लोग, इंदौर जाकर हम उनसे बात करते हैं, उनको सबको बोलते हैं, तो वहाँ पर भी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं किया। पहली दफ़ा तो कंप्लेंट रजिस्टर नहीं किया गया, फिर दूसरी दफ़ा फिर से जाते हैं उसको और अच्छी तरीके से बारीकी से उनको समझे, उस हिसाब से जब हम उनको जाकर फाइल करते हैं तो 7 मार्च 2020 को ये 3 केसेस रजिस्टर करने के लिए दिया था। फाइल होता है, केस रजिस्टर नहीं किया गया, फाइलिंग हुआ तो। पर फाइलिंग हो जाने के बाद में हम जब ने इस बात पर हमने वहाँ के लेबर कमीशनर से बात किए थे प्रभात दुबे जी, और प्रभात दुबे जी से जब इस बारे में चर्चा हो गई, पहले तो वो इनकार करने लगी कि नहीं ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। और उनको जब हमने कहा कि ये 1980 और 1990 के बीच का जितने भी लोग हैं उनसे जुड़े हुए मसलों का मामला है, सब कुछ है, तो उन मामलों में मुझे समझ में नहीं आता कि लेबर कमिश्नर किस लिए वो 2008 का एक रूल्स के ऊपर ये कहते हैं और फिर से कुछ 2016 या 2017 का कुछ रूल्स लेकर आते हैं और उस रूल में कहते हैं कि ये चीज़ अप्लीकेबल होगा। तो हमने उस चीज़ पर एक काउंटर रिप्लाई दिया, कहा एक काउंटर रिपोर्टिंग कर दिया उनके सामने। उनको कहा कि जब मामला 1980 के एम्प्लॉयमेंट की बात है तो वहाँ पर 2008 या 2017 का रूल्स अप्लाई करना एक कुछ अजब सा चीज़ लगता है। एक किस्म का एक तालमेल बैठा नहीं जाता है, ये कुछ समझ में नहीं आता है कि ऐसे क्यों करते हैं लोग। फिर और कुछ बात हो गई, कुछ और तर्कों पर और चर्चा हुई और फिर तब जाकर हमें पता चला कि यहाँ तक कि उस लेबर कमिश्नर की भी अपनी समस्या थी। वो खुद इसी साँचे में ढले हुए थे, इसी उत्पीड़न का शिकार थे। वो खुद अपने आप में रोना था उनका। और जब हमें ये नहीं समझ, जब एक उच्चाधिकारी जो है, जो लेबर कमिश्नर और होता है, ओके, जो और लोगों की समस्या दूर करना, जिनको और लोगों की समस्या को दूर करना चाहिए, वो खुद ही अपनी समस्या में उलझा हुआ रहता है। तो एक किस्म का एक मेंटली दिमागी तौर पर थोड़ा सा कुछ डिस्ट्रैक्ट कर किया जाता है।
तो प्रताड़ित तो हर एक इंसान को किया जाता है। तो इसी इसी चीज़ पर हमने उस पर चर्चा की थी। तो जैसे हमने इस लेबर कमीशन के ऊपर बात किया, तो हम फिर ये कंप्लेंट हमने फिर जो चीफ सेक्रेटरी एमपी गवर्नमेंट को दिए, फिर लेबर कमीशन। अब वो हमने पहले कहा था कि पहले तो ये इन्होंने क्यों एपीलेट ट्रिब्यूनल को दिया, सॉरी लेबर कमीशन को उन्होंने फॉरवर्ड किया, क्योंकि उन्होंने ये जो कंप्लेंट जो फॉरवर्ड किया है ये कमिश्नर लेबर कमिश्नर इंदौर वाले को दिया है। और ये जब मामला ये एकदम कुछ ज़्यादा लोगों का होता है या फिर कुछ ज़्यादा तकलीफदायी वाले केसेस होते हैं जिसको हम प्रावधान के हिसाब से वो हम अब अपने बताएंगे, लेकिन आगे चल के आपको खुलासा करते हैं कि क्या हुआ और कैसे होता है। पर हालांकि ये लेबर कमीशन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है उसके तहत ये मामला को रजिस्टर करके, और ये लेबर कमीशन में रजिस्टर होना चाहिए था पर वो रजिस्टर नहीं होता है। फिर ये एपीलेट की, हालांकि इनको एपीलेट का पावर होता है, सॉरी इस मामले को सुनने के लिए की सुनवाई जो है, इस मामले की सुनवाई जो है एक एपीलेट या ट्रिब्यूनल लेवल में होना चाहिए, पर वो होता नहीं है। और इसीलिए फिर हम वो जो भी है एक तरीके से हम लोग ने उस कंप्लेंट को फाइल तो कर दिया पर रजिस्टर नहीं हुआ अब तक। तो रजिस्टर नहीं हुआ, ये एक बहुत ही बड़ा असमंजस स्थिति फिर से उत्पन्न करती है कि किस लिए ये लोग केसेस रजिस्टर नहीं करते। क्या ये चाहते हैं कि नहीं बाबा केसेस ही रजिस्टर न हो, ताकि मामला ही, जब मामला ही रजिस्टर नहीं होगा तो कोई रिपोर्टिंग भी नहीं होगा कि क्या होगा, क्योंकि ना ही कोई कार्रवाई होगी। तो दोस्तों, जिस लिस्ट के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं और जिस जो लोगों का जिन कर्मचारियों के साथ में इतने सारे सब डिविजन्स में जो दिक्कतें उत्पन्न हो गई थी, तो उसमें एक किस्म का हम लोग ने उनको एक चार्ट बनाकर दे दिया था। उस चार्ट को हमने यहाँ से एक कोरिलेशन करके दिया ताकि आप लोगों को एक आसान तरीके से जितना बन सके हम समझा पाए। क्या है ये 1900 सतीश, ये जो पहले और दूसरा वेतन आयोग है जो पे स्केल है, उन पे स्केल को हम लोग इस बार छोड़ देते हैं, क्योंकि हम पर अभी लागू होता नहीं है। तो जब मैं अपना पे स्केल की बात करता हूँ, जब मैं पता है मैंने मेरी जो शुरुआत हुई, पहले दिन का जो ड्यूटी हुआ था, वो ड्यूटी में अगर मैं 1980 से शुरू करता हूँ या मैं 1988 से शुरू करता हूँ या फिर मैं 1996 से ही शुरू करता हूँ, तो हमारी जो डिफरेंस जो होता है या जो हमारे जो अलग अलग किस्म के जो भेदभाव होते हैं, उन भेदभाव को उजागर करने के लिए हमने एक छोटा सा एक तरीका यूज़ किया जिससे हम आपको आसानी से समझा पाए। तो ये दो पे स्केल को हम लोग छोड़ते हुए 1976 के पे स्केल यानी कि तीसरा वेतन आयोग से शुरुआत करते हैं, और फिर चौथा वेतन आयोग की शुरुआत, तीसरा वेतन आयोग 975 1650 से है, और चौथा वेतन आयोग 1150 और 1800 में, पाँचवा वेतन आयोग 3500 5200, छठा वेतन आयोग 5200 और 20200, जिसमें एक रेट पे 2100 का है, और सातवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से 39,800, एक किस्म का एक निर्धारित फिक्सेशन किया हुआ है। और अब ये हर इंसान के साथ में, क्योंकि 2016 से जो फिक्सेशन जो सैलरी जो बढ़ती है, जो फिक्स हुआ, वो अमाउंट फिक्स नहीं किया गया था, वो फिक्सेशन उनके ऊपर रखा गया। ये एक बहुत ही बड़ा बद्दा मजाक बना कर रखा है इन लोगों ने कि जो गलती इन लोगों ने अगर वो वहाँ पर अगर कर दिया तो उसी गलती को फिर से दोहराया जाएगा, और वो वही पेमेंट के हिसाब से फिर से उसका इफेक्ट जो इमीडिएट इफेक्ट जो है वो यहाँ पर कंटिन्यू रहता है। हालांकि हर बार पिछली बार इसमें क्या होता था कि कुछ भी एक एजेंडा सेट होता है कि नहीं, ये इस 10 साल की इसमें जो भी कुछ प्रॉब्लम हुआ ये इस 10 साल में हमको पता चलता है, इस 10 साल में क्या दिक्कत हो गई थी ये हमको पता चलता है, या इस 10 साल में जो हुआ था ये हमको पता चलता है। यहाँ पर हमने क्या किया है कि हमने एक तरीका यूज़ किया कि यहाँ पर हम लोग ने स्टार्ट किया, ये साल से शुरू किया कि ये मान लीजिए कि ये 76 से शुरू हुआ है, तो 76 से यानी कि
1981 से लेकर 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 और 89, 89 और 90, इसके बेसिस पर। तो 1986 में, 1976 में जब हमारा पे स्केल अगर शुरू होता है, अगर 1976 में यहाँ पर अगर तो 975 के अनुमान के हिसाब से 975 का जो पे स्केल है वो वहाँ से बढ़ोतरी करते हुए 77 में 1000 और 78 में 1030, 1060, 1090, 1120, 1150। तो सर 1982 में हमारा टोटली सैलरी जो है 1120 है, जो हम लोग यहाँ पर फिर से एक अलग तरीके से फोर्थ पे कमीशन के बेसिस में मैच कर लेता है। कि एक कैलकुलेशन करने का तरीका बहुत ही अजीब है, लेकिन इसको किस तरह से करना है, इसको बहुत बारीकी नज़र से समझना चाहिए। और इसके बहुत सारे कैलकुलेशन के मैकेनिज़्म हैं, और उस मैकेनिज़्म को मैं अगर इस बेसिस में किसी दिन और बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर पाऊँगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल हम लोग इस चीज़ पर ज़्यादा गौर नहीं करेंगे। तो डेट ऑफ जॉइनिंग में 1/10/1980 से लेकर अगर मैं करता हूँ, और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट मेरा यानी जो रेगुलर डेट है वो 1 जनवरी 1981 का होगा। तो 81 के रेगुलराइजेशन में यहाँ पर हम लोगों ने एक और चीज़ को ऐड करना बहुत ज़रूरी है, और वो है हमारा सीनियरिटी। तो सीनियरिटी दो किस्म के हैं, जो और आपको पता है कि सीनियरिटी का जो तर्क हमने जो दिया हुआ है वो ऑलरेडी आपके इस जगह में मेंशन्ड है। वो सीनियरिटी 4000 का और 6000 के बीच का जो सीनियरिटी, जो पहला सीनियरिटी है, और ये पहला सीनियरिटी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो 1901 दो किस्सों में बांटा गया है ये ताकि जो पुराने लोग हैं उनको 12, 24 और 30 साल के हिसाब से मिलता है, और जो नए लोग हैं वो 10, 20 और 30 साल के हिसाब से मिलता है। तो उनका जो वाइड गैप है, ये वाइड गैप को इन्होंने डिस्क्राइब किया है, और वो एक वाइड गैप के हिसाब से अगर मैं आज के दिन के हिसाब से देखूँगा तो आज ये बहुत ही बड़ा ही कॉन्फ्लिक्ट में है कि कौन सा वेतन आयोग, कौन सा समयमान वेतनमान हम पर लागू होता है, ये बहुत सारे लोगों को होता है। पर इसके क्लैरिफिकेशन हम लोग कुछ तर्क पर करते हैं, और वो तर्क पर करने के बाद ही हम वो हर वर्कर, हर एम्प्लॉय के बेसिस पर होता कोई कि किस तरीके से किया जाएगा वो। तो उसी बेसिस में चलता है। तो ये सीनियरिटी का जो लेवल है, और इसके बेसिस में फिर बाद में एक ग्रेड पे मिलता है। तो ग्रेड पे साथ ही ये ग्रेड पे जो मिलता है दो किस्म के अलग, मतलब एक तो नॉर्मल ग्रेड पे है, और उसमें भी कोई कुछ इंक्रीमेंटल वैल्यू होता है, यानी कि बढ़ोतरी की जाती है। तो वो सीनियरिटी के बेसिस में मिलेगा, या तो फिर 2100 या 2000। और ये एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के ऊपर है, यानी कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर है। यही फिगर हर इंसान के ऊपर लागू नहीं होता, ये उस पर डिपेंड होता है कि उनको उस वेतन, उस व्यक्ति को किस पोस्ट में अपॉइंट किया हुआ है, और उसी अपॉइंटमेंट के बेसिस पर एक निर्धारित पे स्केल जो मेंशन किया हुआ है वो निर्धारित की बात कर रहा हूँ मैं। निर्धारित में से जो निर्धारित, जो नोटिफिकेशन के द्वारा या फिर कोई रूल्स में जो मेंशन किया है उसी के द्वारा जो फिक्स किया है वही होगा। इसके अलावा बाकी के जो भी कुछ पेमेंट्स के बारे में जो दिया जाता है, जो एक व्यक्ति को अलग होगा, और मतलब एक ही व्यक्ति, एक ही कर्मचारी जो है उसी पोस्ट में रहता है, लेकिन उसी पोस्ट में किसी को एक पे स्केल दिया जाता है, और कभी किसी को एक पे स्केल दिया जाता है। हम ये भी मान लेते हैं कि कभी कभी डिस्टेंस की बात होती है, और जो भी कुछ होता है तो अगर कोई व्यक्ति अगर ग्वालियर में रहता है, या फिर वो कोई सीहोर में रहता है, और उसका पे स्केल अगर उसी पोस्ट में अगर 1200 रुपया है, तो यहाँ पर आपको वो 1200 नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको दूसरी जगह में आपको तकरीबन वो 970 का होगा, या फिर 1030 का होगा। तो वो एक अलग किस्म का स्थिति उत्पन्न करती है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा एक असीमित घोटाला का जो एक नज़रिया है, हम उस चीज़ पर गौर फरमाते हैं।
ये तो एक किस्म का कानूनी प्रक्रिया पर उठता सवाल है कि किस बेसिस में ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने इस चीज़ पर अमर पे लाया और 1998 में फिर से एक डायरेक्शन दे दिया, उनको ट्रांसफ़र का डायरेक्शन दिया और उनको वहाँ से हटाकर कहीं और दूसरी जगह में ट्रांसफ़र करना। तो ये एक बहुत ही दुर्लभ स्थिति थी। और तो इसके बाद जब फिर से ये कंप्लेंट को हमने चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को फिर से उनको कहा कि ऐसा दिक्कत है, ये इनका कुछ क्या मसला है पता नहीं, कि ये लोग हर चीज़ में हमको सताने के लिए कोशिश की। जहाँ तक वेतन की बात है तो वेतन में भी इन्होंने जितने भी जो डायरेक्शन दिए हैं, जो रूल है, जो प्रमुख अभियंता, जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस और जो फाइनेंस नोटिफिकेशन जितने भी है, और ऊपर से जितने भी लेबर कोड्स के ऑर्डर्स हैं, वो सभी ऑर्डर्स को उन्होंने सब नज़रअंदाज करके इस चीज़ को इन्होंने इतना बिना तवज्जो देकर आज भी उसी तरीके से तो ये कंप्लेंट देते हुए हम लोगों ने उस पर कार्रवाई के लिए एक कोशिश करवा ली, और जिसके चलते उन्होंने वो फिर मुख्य अभियंता ने उस ट्रांसफ़र ऑर्डर को उन्होंने निरस्त कर दिया। हालांकि जो ट्रांसफ़र ऑर्डर निरस्त किया है उनके साथ में और भी लोगों के साथ में जो ट्रांसफ़र्स होते हैं, वो उन ट्रांसफ़र्स में बहुत सारी गड़बड़ियाँ नज़र आती थी। जब 1 अप्रैल 1999 इस दिन जो सर्विस रिकॉर्ड जो 27 जून के दिन में जो सर्विस रिकॉर्ड जो प्रमुख अभियंता के कहने पर ये सर्विस रिकॉर्ड उस दिन से शुरू की, वो जिसमें इन्होंने डेट ऑफ जॉइनिंग जो है 1 अक्टूबर 1980 की जगह में उन्होंने वो दिया 13 सितंबर 1991, जो कि गलत था, जो कि एक ट्रांसफ़र था, ना कि एक डेट ऑफ जॉइनिंग थी। पर उसको रेक्टिफाई करने के लिए एक आदेश दिया गया, और जिसके तहत 1/4/1999 में हमारे सर्विस रिकॉर्ड में 1/10/1980 डेट ऑफ जॉइनिंग को निर्धारित या फिर करेक्टिव मेजर्स करते हुए उनको एक्सेप्ट किया गया। अब दिक्कत यह है कि आज भले ही 1/10/1980 को एक्सेप्ट किया गया है सर्विस रिकॉर्ड के हिसाब से, और जितने भी ऑर्डर्स है ऊपर के, चाहे वो प्रमुख अभियंता का हो या फिर मुख्य अभियंता का हो, हर जगह में इन्होंने वही मेंशन किया है कि डेट ऑफ जॉइनिंग यानी कि 1/10/1980 से लेकर आज तक के जितने भी कुछ भी समस्या है इनकी सर्विस केस में, तो उनको नियुक्ति देनी चाहिए, पर वो नियुक्ति उनको मिलती नहीं कहीं पर भी। और जिसका एक इफेक्टिव इशू यही होता है कि हमें हमारी जो सैलरी है या फिर हमारा जो वेतन है, वो वेतन उस दिन तक जो 975 का वेतन जो 975 का वेतन जो 1976 में जो डिस्कस हुआ था, यानी कि 1980 में अगर हम अपॉइंट होते हैं तो भी हमको इसी पे स्केल में हमें निर्धारित किया जाना चाहिए था। तो 1 अक्टूबर 1980 से लेकर फिर 3 महीने तक का जो ये है प्रावधान है कि 3 महीने के अंदर हम रेगुलर किया जाएगा, और 1 जनवरी 1981 से हमको उसमें एक रेगुलर का आदेश मिलना चाहिए। वो तो ऑटोमेटेड होता है। अब तर्क ये है कि इनका कहना है कि ये एमपी वर्क चार्ज के ऊपर के बेसिस में उन्होंने 15 साल का जो टाइम पीरियड दिया हुआ है, उस टाइम पीरियड के हिसाब से उनको 15 साल तक कभी रेगुलर कर ही नहीं सकते करके कहा। हालांकि ये तर्क इनका जो है कोई भी ऑथेंटिक नहीं लगता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले जो लिस्ट के बारे में हमने बताया है, जिस लिस्ट में इसमें ऐसे केसेस जिनको डेट ऑफ जॉइनिंग 1988 है और उनके बाद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है जो 1988 को ही दिया जाता है, लेकिन किसी का 1988 अगर 1990 है तो उनको मतलब बिना किसी दैनंदिन यानी कि डेली वेजेस में अपॉइंट किए हुए उनको डायरेक्टली अपॉइंट किया जाता है। तो ये जो 3 साल 3 महीने 3 साल 10 साल 15 साल या फिर और कोई
स्पेसिफिक पीरियड होता है, उस पीरियड का कोई भी तवज्जो यहाँ पर वो लोग अप्लाई भी नहीं किया था। अब हम चलते हैं एक मेन मुद्दे पर जिसका जिक्र हमने पहले भी कर दिए थे कि ये जो फिनांस एक्ट का जो नोटिफिकेशन निकला हुआ था 31/12/1984, तो ये 84 का जो नोटिफिकेशन है, ये हालांकि ये 1976 में जो लोग ज्वाइन होते हैं, यानी कि 1980 के 79 के बाद जो ज्वाइन हुए हैं उन लोगों के लिए लागू हुआ था। तो उसके आधार पर उन्होंने इस पर ये कहा गया था कि बेसिक पे उनका जो है 975 1650 का जो है वो फाइनेंस कोड के हिसाब से उनको पे स्केल जो है वो 1976 से लागू होगा। जो 1976 वाला जो पे स्केल है वो लागू होगा और 950 1530 नहीं, यानी कि जो 950 है 950 1530 ये लागू नहीं होगा, क्योंकि ये 950 1530 का जो वेतनमान है वो है एक इंजन ड्राइवर का या फिर कहिए एक व्हीकल ड्राइवर। ओके, तो ये 3050 और 3050 या तो इंजन ड्राइवर या फिर व्हीकल ड्राइवर, यानी कि 5वें वेतन आयोग के हिसाब से इनका जो पेमेंट 3050, जिसका अगर हम उसका कैलकुलेशन अगर रिवर्स मोड में लेकर जाएं तो ये 950 और 1530 का के हिसाब से 1976 में होता है। ये होता है इंजन ड्राइवर और व्हीकल ड्राइवर। तो हैंडपम्प यानी कि हैंडपम्प मैकेनिक या फिर मैकेनिक ग्रेड 3 का जो पे स्केल है वो 3500 से 5200, यानी कि 3500 यहाँ पर 3500 से लेकर 5200 का के बेसिस में इसका जो पे स्केल है ये 20 साल पहले यानी कि 86 और 86 के पहले 76 वाला, तो 76 से लागू होता है। तो 1981 से जब से रेगुलर होता है, वो रेगुलर पीरियड जो होता है वो 975 से लेकर 1650 में होना चाहिए। तो 1980 में अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर ये 3 महीने जो 90 दिन होता है वो 90 दिन के बेसिस में सिर्फ कलेक्टरेट मिल सकता है, और उसके बाद जो भी होता है वो होगा वो कलेक्टरेट में गया। और इसी चीज़ को एस्टैब्लिश भी किया जाता है, और जो अभी जो सर्विस रिकॉर्ड में एंटर किया है कि 1/4/1999 को कि ये इनका डेट ऑफ जॉइनिंग जो है 1/10/1980, और 3 महीने यानी कि 90 दिन के बाद में 1 जनवरी 1981 टोटली 90 दिन के बाद हमारा रेगुलर ऑटोमेटिक रिपोर्ट हो जाता है इसमें। अब इस केस में लेकिन इस चीज़ को कोई किसी ने भी तवज्जो नहीं दिया, और 1981 से लेकर 19 साल तक 99 तक ओके उनका जो पहले जो कंसेप्ट था, जो कहते थे कि नहीं ये इनका बिना किसी आधार के कि ये इनको किस बेसिस में इनको दिया जाए, तो हम ये कहते हैं कि एलिजिबल पे स्केल 1975 के हिसाब से जो उनको मिलना चाहिए था 1 जनवरी 1981 से लेकर ओके, जिसका पुनरीक्षित वेतनमान 1150 और 1800 जो 1/1/1986 को निर्धारित फिक्स किया गया। और उसके बाद हम एक कंप्लेंट्स भी दी, और कंप्लेंट्स के साथ में हमने और कुछ भी चीज़ के ऊपर नोटिफिकेशंस और उसके और सारे तर्क भी देते हुए उनको कहा गया कि अप्रूव किया हुआ है कि ये रैटिफाइड है, ये रैटिफाइड यानी कि एक नोटिफाइड किया हुआ है, ये नोटिफिकेशन है। उस नोटिफिकेशन के ज़रिए ये ऑथेंटिकली प्रूव होता है कि और उस प्रूव के साथ में प्रमुख अभियंता और द्वारा 8438 जो 10/1/1984 और 8653 17/10/1987 जिसका रेफरेंस 198/1 वेतन आयोग प्रकोष्ठ का ओके जो 10/1/1984 और उन्हीं का और एक डायरेक्शन 464/554 वेतन प्रकोष्ठ आयोग का जो भोपाल से निर्धारित हुआ था 4 दिसंबर 1987 में इश्यू ओके पे कमीशन वेतन आयोग प्रकोष्ठ ने दिया था। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने 3 साल कंप्लीट किया है, जिन्होंने 3 साल कंप्लीट किया है अपने ड्यूटी पर ओके 1 जून 1984 तक से लेकर 1/4/1987 तक, यानी कि 1/4/84 से लेकर 1/4/1987 तक
जिन लोगों ने 3 साल कंप्लीट किया उनका पे स्केल 975 इस लेटर के द्वारा और इस नोटिफिकेशन के द्वारा, इसके साथ में जब लेबर कोर्ट में जब कमीशन ने कहा कि नहीं, ये वेतन जो 950 वाला है ये गलत है, ये एक किस्म का गड़बड़ी वाला है और इस पर कुछ पिनिटिव एक्शंस होना चाहिए उस पर गड़बड़ी के लिए, और वास्तविक तौर पर ये जो पे स्केल है वो 975 है, जिसका पुनरीक्षित वेतनमान 1150 1800 का है। और 1800 के बाद में 1986 एक एक 1980 1/10/1980 के बाद में जो हमारा जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है 1/1/1981, तो 1/1/1981 से 1/1/1981 से हमारा टोटल पे स्केल होना चाहिए 975 और 1650, चूँकि हमारा सीनियरिटी 10 साल उस वक्त में कंप्लीट होता है, यानी कि अगर वो कंप्लीट 10 साल अगर कंप्लीट हो, पहला वाला जो सीनियरिटी है वो कंप्लीट होता है, तो 1981 के बाद में 1991 में हमारा जो सैलरी पे स्केल होगा वो 4000 से शुरू होगा, ना कि 1150 से। पर इनकी धांधली ऐसी चलती है कि ये किसी भी तरह से या किसी भी सीरत से इन्होंने इस चीज़ को लागू करने के लिए दिया ही नहीं। इनका कुछ तर्क ही अलग है, ताकि ये तर्क जो होता है ये अगर इसी मामले में दिया जाए तो एक अचरज पैदा करती है कि किस लिए सिर्फ मेरे ही केस में इन्होंने इस चीज़ पर गौर नहीं किया। और लोगों के केस में हमने ये देखा कि जिन लोगों ने 1980 में किया है, या जिन लोगों ने 88 में ज्वाइन किया, या फिर जिन लोगों ने 1985, 86, 90, 91, 92, 93 जब भी ज्वाइन किया, उनको डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है उनका ऑटोमेटिक 1988 में, हालांकि हर एक लोगों को वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं दिया गया। कुछ लोगों को डेट ऑफ ज्वाइनिंग उस आधार पर दिया है कि बिना किसी को 3 महीने के बाद, किसी को 6 महीने के बाद, 3 साल के बाद, किसी को 10 साल के बाद, किसी को 15 साल के बाद, और किसी को 25-30 साल के बाद भी रेगुलर किया नहीं गया। तो इस किस्म का जो गड़बड़ी है, इसी की बेसिस पर वो एक लिस्ट निकाला गया है कि किन किन लोगों ने कौन से डेट को ज्वाइनिंग किया और किन किन लोगों को किस दिन रेगुलर किया गया। तो ये जो डिफरेंस है जो हुआ है, तो इसमें एमपी वर्क चार्ज का कोई भी एलिमेंट इस पे काम नहीं करता, क्योंकि ये रूल के हिसाब से इन्होंने काम ही नहीं किया। और सबसे पहले एक बात बता दें कि एचपी मैकेनिक एमपी वर्क चार्ज और पे कमीशन ऑफिस, एमपी वर्क चार्ज का जो शेड्यूल है उस शेड्यूल के अंतर्गत और पे कमीशन ऑफिस उन्होंने क्रिस्टल क्लियर किया है कि हैंडपंप मैकेनिक जो है ये लोग दैनंदिन वेजेस के हिसाब से सैलरी वाले, डेली वेजेस वाले नहीं हैं, ये नियमित वाले हैं, ये टेक्नीशियंस हैं। और इन टेक्नीशियंस को इनका जो वेतनमान होगा वो वेतनमान इनको नियुक्ति के हिसाब से इनको देना चाहिए। वो क्लैरिफिकेशन भी दिया गया, और ये क्लैरिफिकेशन देने के बावजूद ये जो अधिकारी है या फिर ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सब डिवीज़न के या फिर जो वहाँ के लोग जो ये करते हैं, इनकी हरकतें ऐसी हैं कि इन लोगों ने इस चीज़ को कभी तवज्जो दिया नहीं है, और ना देते हुए इन्होंने यही कहा है कि नहीं, आपको पात्रता नहीं है, आपको योग्यता नहीं है। तो इसी के चलते ये मसला ऐसा ही बढ़ते गया, और बढ़ते आज उसका इफेक्ट जो है, मतलब तो 1981 में हमें जो 1150 का वेतनमान मिलना चाहिए था, 1150 के बाद में जो 1986 तक, 86 के बाद में 91 के बाद यहाँ पर इस पीरियड में जहाँ पर 1330 तक, मतलब यहाँ से 1120 से लेकर 1450 20 साल, लेकिन 21 साल की यानी कि 10 साल की सर्विस के बाद में जहाँ पर मेरा सैलरी 1330 होना चाहिए था, वहाँ 1330 की जगह में
4,000 6,000 रुपये का जो सीनियरिटी फर्स्ट वेतनमान हम लोग इस चीज़ को ले रहे हैं, ताकि क्योंकि 1998 में एक जो रेगुलराइजेशन का जो ऑर्डर निकला था या जो सीनियरिटी का जो ऑर्डर निकला था, उस ऑर्डर के तहत में इस चीज़ को तवज्जो दिया गया था। और प्रमुख अभियंता या जो मुख्य अभियंता है उन्होंने यहाँ पर कथित तौर पर यही कहा है कि इनका जो पे स्केल होगा सीनियरिटी का जो है इनको निर्धारित किया गया है और इनको ये पेमेंट देना है। पर ये निर्धारित पेमेंट होने के बावजूद, ये पे स्केल होने के बावजूद पे स्केल में फिर से वही कटौती करते हुए 1,330 के हिसाब से उनका पे स्केल दिया जाता है। हालांकि ये 1,330 का भी पे स्केल नहीं दे रहे थे, वो कुछ और ही कम पे स्केल दे रहे थे, लेकिन जो निर्धारित है वो निर्धारित पे स्केल मिल नहीं रहा है। इसी तरह से अगर हम 1935 से 96 में 91 के बाद 2001 में जब हम लोग देखेंगे तो 2001 में जहाँ पर हमारा सैलरी का जो स्ट्रक्चर है वो और बढ़ जाता है, लेकिन वो बढ़ते हुए क्योंकि इसी का इफेक्ट होता है 4,000। इस महीने में अगर 4,000 है तो अगली बार 10 साल के बाद तो ये सैलरी है, ये जो पे स्केल है ये तो बढ़ना चाहिए, पर ये बढ़ा नहीं जाता है, ये उतना ही रहता है। और ये इसी के तर्ज पर यहाँ पर दिक्कत हो जाती है और फिर यहाँ से दिक्कत फिर यहाँ पर आगे चलता है 5वां वेतन आयोग, फिर 6ठा वेतन आयोग और 6ठा वेतन आयोग से फिर वो 7वां वेतन आयोग। क्योंकि 7वां वेतन यहाँ पर तो पता तो चलता है कि कौन से साल में कौन से वेतन आयोग ने क्या कौन से सैलरी पे स्केल वर्णित किया हुआ है। पर 2016 में हमें ये तक नहीं पता चलता है कि बेसिक जो है या फिर हमारा जो पे स्केल है वो किस मापदंड से निर्धारित किया हुआ है। क्योंकि अगर गलती यहाँ पर हुई है तो यही गलती अगर ये अगले 10 साल में चलता है या उसके बाद में और अगले 20 साल में यही गलती चलता है तो इसको सुधारने के लिए यहाँ तीनों जगह में कहीं ना कहीं तो हमको एक मौका मिलता है। लेकिन जब चौथे वेतन आयोग में जब 7वें वेतन आयोग में जब हम आते हैं तो हमको उस वेतन आयोग में हमें ये नहीं पता चलता है कि एक ग्राउंड फिगर जो होता है वो फिगर हमको मिलता ही नहीं कि हमें निर्धारित किस बेस में। क्योंकि अगर यहाँ पर गलती से अगर ये पे स्केल अगर यहाँ पर इन लोगों ने अटैच कर दिया, फिक्स कर दिया, तो उसी बेसिस में वो पे स्केल आगे भी कंटिन्यू करता है। और ये 2016 से लेकर 2020 तक का जो सिलसिला चल रहा है वो यहीं पर हो रहा है। और इसके बारे में हम लोग और भी जिक्र करेंगे। तो सीनियरिटी का जो है 12, 24 और 30 और 10, 20, 30 की जगह में हम लोगों ने लिया और आपको ये पता दिया गया कि किस तरह से एक किस्म का एक मिसकंडक्ट और एक इरेगुलरिटीज जो है ये किया जाता है। क्योंकि डेट ऑफ जॉइनिंग का कोई मापदंड नहीं होता है, उसमें किसी को 0 दिन दिया जाता है, किसी को 3 महीना, किसी को 3 साल, किसी को 10 साल, किसी को 15 साल और किसी को बिल्कुल नहीं। और जो बिल्कुल नहीं की कैटेगरी में है वो हमारा ही नाम है और ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं, तो अब डिटेल में तो कहीं मिला नहीं। अब ऐसे ही चलते चलते 2016 में हमने फिर से इसी तर्ज पर एक और इशू हो गया। क्योंकि हमारा ये पे स्केल का मुद्दा, हमारा एरियर्स का मुद्दा, जो पे कमीशन का जो एरियर्स है उसका उस चीज़ पर मुद्दा, और जो हाई कोर्ट ने या फिर लेबर कोर्ट ने जितने भी ऑर्डर्स दिए थे उन सभी को खारिज करते हुए, क्योंकि इनका जो तर्क है कभी ऑफिस को इन लोग गलत रिपोर्ट देते हैं, हाई कोर्ट में जाकर ये लोग एक अलग रिपोर्ट बताते हैं। हाई कोर्ट में ये कह देते हैं कि आपको जो पेमेंट देना था वो हमने दे दिया है। और यहाँ पर अभी भी यहीं पर यही सिलसिला चल रहा है कि ये कहते हैं कि नहीं, आपको किसी भी कीमत में किसी भी तर्ज पर 975 का या 1150 के हिसाब से आपको पेमेंट पे स्केल निर्धारित नहीं है, क्योंकि आप अभी तक नियमित में नहीं हो। जबकि तकरीबन 1984 से लेकर वहाँ पर हर बार प्रिंसिपल प्रमुख अभियंता और मुख्य अभियंता ने हर बार क्लैरिफाइड करके दिया है कि डेट ऑफ जॉइनिंग से लेकर हमारी पोस्टिंग जो है रेगुलर और नियमित, हमारी नहीं बहुत सारे मतलब सभी लोगों की रेगुलर हैंडपम्प टेक्नीशियंस में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को नियमित के तर्ज पर इनको पेमेंट देना है। अब जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये कैलकुलेशन के बेसिस से इस गणित के हिसाब से बहुत सारे लोगों का जो पेमेंट का जो स्ट्रक्चर है
बहुत लोगों को लगता है कि ये नहीं, ये पेमेंट्स के पे स्केल के हिसाब से इनको जो पे दिया है या फिर जो पे कमीशन के हिसाब से जो पेमेंट किया गया है, पे स्केल दिया गया है, वो पे स्केल और जो होना चाहिए, जो एरियर्स होना चाहिए, तो जैसे तो उन दोनों के बीच का जो फ़र्क होगा वो ज़्यादा नहीं, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 या फिर 4 साल का जो फ़र्क होगा वो उसके हिसाब से पेमेंट का फ़र्क होता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि इसका एक इफ़ेक्टिवनेस जो होता है, इसका जो एक गणित होता है, वो गणित पहले दिन मतलब जब से जॉइनिंग किया है उस जॉइनिंग से लेकर यूज़ करना चाहिए, इस्तेमाल किया जाता है, यानी वो गणित में अमल में लाया जाता है। और अगर इस चीज़ को अगर हम अमल में नहीं लाते हैं तो आगे के जितने भी हमारा गणित है वो फेल हो जाता है। और जहाँ पर हमको ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ पर हमारा सैलरी जो है इतना होना चाहिए, उतना होना चाहिए, तो ये एक्चुअल वर्किंग जो है, इनका जो वर्किंग जो सैलरी है, ये वर्किंग सैलरी इनका कोई भी एक किस्म से मैचिंग नहीं करता। और क्यों मैचिंग नहीं करता? क्योंकि इनके पास कोई रिकॉर्ड्स नहीं होता है। रिकॉर्ड्स इसलिए नहीं होता है कि मुझे अफसोस के साथ में कहना पड़ता है कि आज के दिन में भी डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेजरीज एंड ऑफ एन अकाउंट्स, जिन्होंने 2013 में एक सर्कुलर जारी किया था और उसके बेसिस में फिर से 2015 में फिर उन्होंने फिर से टाइमली उन्होंने सर्कुलर्स दिए थे हर डिपार्टमेंट में। और उसमें ये सब ताकीद दी गई थी कि जितने भी अकाउंट्स वगैरह हैं, इनकी जो सैलरी के डिटेल्स है या फिर सैलरी के जो भी कुछ हैं, सबके अकाउंट्स अलग अलग क्रिएट किया जाए और जो डेटा है वो डेटा इनको फीड करना है उनके रिकॉर्ड के अनुसार, और कंप्लीट करके इनको इस 2015 के पहले इनको ख़त्म कर देना है। मतलब उनका डिटेल्स पूरा कंपाइल करके उनके रिकॉर्ड को सिस्टम में ऑटोमेटेड करना है, ताकि आगे आने वाले सैलरी या फिर जो भी कुछ डिटेल है वो ऑटोमेटेड कैलकुलेट हो जाए। अफसोस इस बात का है कि 2015 से या 2013 से 2020 आने तक ट्रेजरी का जो वेबसाइट है, जो पोर्टल है, उस पोर्टल में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, और सिर्फ सवाल यहाँ पर सिर्फ ये एक डिपार्टमेंट का नहीं है, सवाल यहाँ पर है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के इनकी दिक्कत ये है कि कोई भी डिपार्टमेंट में कहीं पर भी कोई भी डेटा जो है वो अप टू डेट नहीं किया गया। तक इस कारण तो एक बहुत ही बढ़िया है कि अगर ये डेटा ऑनलाइन हो जाता है, तो ऑनलाइन डेटा हो जाने के बाद में दिक्कत ये होती है कि इस ऑनलाइन डेटा के बेसिस में हर एम्प्लॉय को उनका जो भी जानकारी है, उनका जो हक है, उनका जो अधिकार है, उनका जो पे स्केल्स है, उनका जो पीएफ का अमाउंट है, उनका जो इंश्योरेंस का अमाउंट है, और जो अलग अलग डिडक्शंस होता है, उनका जो पेंशन कैलकुलेशन होगा, और इनका जो भी कुछ एक सीमित मापदंड होता है, वो सीमित पूरा रिकॉर्ड के अंदर आ जाएगा। पर लेकिन ये रिकॉर्ड इनको हाथों हाथ ऑटोमेशन में करवाना नहीं, क्योंकि अगर ऑटोमेशन में हम इस चीज़ को अगर करवाते हैं तो इसका इंफॉर्मेशन, इसका जो भी कुछ दिक्कत है, क्योंकि उसमें हम कंप्लेंट भी देते हैं, कंप्लेंट भी दे सकते हैं, जीपीएफ का पूरा स्टेटस मिलता है। आज के दिन में वर्तमान की स्थिति ये है कि किसी भी एम्प्लॉय को अपने सैलरी स्लिप तक नहीं मिलता है। अपना पे हर सालाना में जो फॉर्म 16 जो सैलरी सर्टिफिकेट या उसको टीटी या एनुअल रिटर्न जिसको हम बोलते हैं फॉर्म नंबर 16 का, वो तक नहीं मुहैया कराया जाता है। अगर करवाया, हालांकि वो मैन्युअली दिया जाता है, जबकि ये पिछले 12 साल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि जो भी कोई फॉर्म 16 होगा वो पूरा कंप्यूटराइज होगा, और कंप्यूटराइज नहीं देना चाहिए। पर पिछले 12 साल से ये कंप्यूटराइज की जगह में ये लोग मैनुअली देता है, मैनुअली, और उसमें डेटा में जो फ़र्क होता है ये आम इंसान को पता नहीं चलता। रही बात एरियर्स की, तो एरियर्स का इनका कोई कैलकुलेशन कोई फिक्स नहीं किया गया, हर व्यक्ति के ऊपर वो फिक्स अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। ये उनके ऊपर निर्भर है कि कितना करना है, इसका कोई मापदंड नहीं, कोई गणित नहीं किया जाता है, ना ही कोई एक तरीका प्रैक्टिस में लाया जाता है जिससे इनको पता चले कि ये होता है। पर और रूल्स की इतनी धज्जियाँ उड़ाकर इन लोगों ने रखी है कि इससे देखकर
ऐसा लगता है कि ये चाहते ही नहीं, इनकी नीयत ही नहीं है। नीति तो दूर की बात है, नीति की तो बात ही नहीं करते, नीयत भी नहीं है इनका कि क्योंकि जिस जिस व्यक्ति को, एक आम इंसान को अगर ये दें, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति को अगर ये कहे कि आप हमें ये बताइए कि जो व्यक्ति 40 साल में जो काम कर रहा है उसका सैलरी, उसका पे स्केल जो है 42,000 में फिक्स होता है, और जो व्यक्ति 1988 में या फिर 30 और 32 साल के इसमें वो सर्विस में है, उसका सैलरी 52,000 रुपये तक का फिक्स हो जाता है। उसका ग्रेजुटी अगर 15 लाख रुपया होता है, उसका पेंशन जो है 33,000 रुपये फिक्स हो जाता है, या फिर तो और दूसरे व्यक्ति का जो 1980 में गया उनका पेंशन जो है 18,000 रुपये में फिक्स होता है, और सैलरी उनको, ग्रेजुटी उनको सिर्फ 7 लाख रुपये मिलता है। यही मापदंड जो है, ये पूरा का पूरा एक झमेला जो है, झमेला नहीं कहूँगा मैं, तो इस चीज़ को कहते हैं एक निचले स्तर की भाषा में इसे कहते हैं झोल। तो ये झोल का पोल जो है, ये झोल का पोल इसी मापदंड के ऊपर चलता है। और इनके और कितने सारे जो इनके जो कच्चा चिट्टा है, इनकी जो करतूतें हैं, इनकी जो ये पूरा का पूरा एक आधार पर ये बताया जाता है कि किस तरीके से धड़ल्ले से दानवी चलती है इनकी, और किस तरह से करप्ट प्रैक्टिस करके पैसे ऐंठने के लिए ये लोग कर्मचारी को इतना तकलीफ देते हैं, इतनी दिक्कतें देते हैं, ताकि वो फोर्स हो जाए और वो ये कहें कि नहीं भाई हमको परेशान मत करो, हम इतना पैसा दे दें और इस काम का निपटारा करते हैं। और ये एलिगेशंस नहीं है, ये डिमांड हो जाता है इन लोगों का, और इस वाकई में सभी लोगों को पता है इस चीज़ पर। फिर वो चाहे डिपार्टमेंट के हो, या फिर नॉन डिपार्टमेंट के हो, या फिर कोई फॉरम्स के हो, या कोई फेडरेशंस के हो, सभी जगह की ये धांधली हम इस चीज़ के ऊपर उजागर कर रहे हैं, और उनको बताना चाहते हैं कि इस किस्म की धांधली एक अगर चलती रहेगी तो हम ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, यानी कि पारदर्शिता और जवाबदेही के बारे में क्या जिक्र करें, क्या बात करें।